हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीचा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि काफी सारी बातें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर प्लांट के अदर पार्ट की बात हो या फिर उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात हो, हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर ही ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर ही सारी करैक्टर वगैरह या उनके जो पार्ट वगैरह होते हैं उनकी डीपली स्टडी करते हैं? मोस्टली ये इसलिए होता है क्योंकि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो हाईली एडवांस होते हैं, हाईली डेवलप्ड प्लांट होते हैं और अबंडेंट होते हैं। हर जगह हमको देखने को मिल सकते हैं। ओके, कैसा भी एनवायरमेंट हो ये खुद को अडेप्ट कर लेते हैं और आप किधर भी देखना एंजियोस्पर्म के ही प्लांट आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो यही रीजन होता है कि जब हम लोग जो एडवांस जो प्लांट होता है अगर उनकी स्टडी कर लेते हैं तो ऑलरेडी जो पीछे वाले जितने भी जो प्लांट थे उनकी ऑलरेडी स्टडी हम लोग कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इनके कुछ सामान्य परिचय करवाता हूं। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनका उद्भव की बात करता हूं। उद्भव जो होता है यानी उनका ओरिजिन की बात करता हूं। उद्भव तो आवर्तबीजी पादपों का उद्भव हुआ था मीसोजोइक एरा के अंदर। ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, हालांकि आप सभी को आना चाहिए। हम लोग एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हम लोग नोट्स कवर करते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी के अंदर भी मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा ताकि आपके नोट्स को भी वो कवर अप करती है। तो उद्भव जो होता है वो कौन सा एरा के अंदर हुआ था, याद रखना, मीसोजोइक एरा के अंदर हुआ था। मीसोजोइक एरा के अंदर इनका ओरिजिन हुआ था, उद्भव हुआ था। अगर कोई पूछे आपसे कि इनका जो गोल्डन पीरियड था वो कौन सा था, तो ये बच्चों याद रखना सीनोजोइक एरा जो था वो इनका गोल्डन या स्वर्णिम काल कहा जाता है। सीनोजोइक एरा लिख देता हूं मैं, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा जो था वो इनका गोल्डन पीरियड था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो जब आप कहीं भी जाते हो, गार्डन के अंदर जाते हो या पार्क के अंदर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो जहां पर आपको हरी भरी धूप वगैरह होती है, हरी भरी जगह जहां पर आप देखते हो वहां पर आप अच्छे अच्छे पुष्प जरूर नजर आते हैं और मन करता है कि इन पुष्पों को हम लोग आराम से आनंद से उनको देखते ही रहे, उनकी स्मेल लेते रहे। ठीक है, उनके अंदर अच्छी अच्छी खुशबू आती है, उनके अंदर हम लोग मदहोश हो जाए और भरपूर रंग आपको इन फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यही है कि ये अपनी तरफ हर चीज को आकर्षित करता है। पुष्प सिर्फ यही सब चीजों के लिए नहीं होता है, ठीक है, कि हम लोग इनको देखते रहे, इनको सूंघते रहे या फिर इनसे हम लोग किसी की फीलिंग्स को जाहिर करते रहे। ठीक है, यही इनका काम नहीं है। पुष्पों का जो मेन काम होता है बच्चों याद रखना, वो होता है लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करना। ठीक है, क्या काम होता है इनका? लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करना होता है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं, अगर इनके जो फ्लावर होते हैं उनके 4 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा, मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल्स। ओके, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ओके, देन हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? फल और बीज की रचना होती है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इनकी आकारिकी संरचना और जो आवर्त बीजियों के अंदर जो लैंगिक जनन होते हैं उनके प्रक्रम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। देखो, सीधा सीधा इस पैरा के अंदर ये कह रखा है कि भैया जितने भी ऑकेजन वगैरह हो, जितने भी फेस्टिवल वगैरह हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, बुरा होने का मतलब किसी की डेथ हो जाती है या किसी का मतलब शादी होती है, तो हर एक ओकेजन, हर एक फेस्टिवल के अंदर हम लोग पुष्प का यूज करते हैं। ओके, कहने का मतलब है फ्लावर जो होते हैं वो आदम के जमाने से चलता आ रहा है। मुगले आजम के अंदर भी आपने देखा होगा, ये किसी की फीलिंग्स को जाया करने के लिए, यानी कि मान लो ये किसी की फीलिंग्स को बिना लफ्जों के अंदर ही ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, यानी कि इसके अंदर बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड दे रखे, लाइक सौंदर्य के लिए हम लोग यूज करते हैं, आभूषणात्मक यूज करते हैं, सामाजिक तौर पर यूज करते हैं, धार्मिक तौर पर यूज करते हैं, सांस्कृतिक महत्व के तौर पर हम लोग इनको यूज करते हैं, मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद और शोक आदि सभी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये प्रतीक हो रहे हैं। ओके, सिंपल सी बात है, पुष्प जो होता है वो खुद की फीलिंग्स को बिना कोई लफ्जों के हम लोग शेयर कर सकते हैं पुष्प के माध्यम से। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक फ्लावर का हमको LS दे रखा है। तो पुष्प के जो जो पार्ट होते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं कंप्लीटली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं थैलस। क्या होता है इसको? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बच्चों याद रखना, थैलस बोलते हैं, है ना। मैं साथ में इंग्लिश भी लिख रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। थैलस,
थैलेमस, सॉरी थैलेमस। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। ये जो आउटर जो पार्ट होता है जो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है इसको हम लोग बाह्य दल यानी कि क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। बच्चों याद रखना क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। ओके, और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। देन हम लोग बात करते हैं जो आपको पंखुड़ी नजर आ रही है, ये जो पंखुड़ी आपको नजर आ रही है जो कि मोस्टली कलरफुल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, कोरोला, कोरोला। ठीक है, और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो ये तो हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, इसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर दो पार्ट और आते हैं, एक तो एंड्रोसियम, दूसरा गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ओके, और एक होता है गाइनोशियम। देखो ये सेंटर के अंदर आपको ये नजर आ रही होगी एक ही स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इन सभी के पार्ट के बारे में आपको डिस्कस करता हूं, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करता हूं इसकी, तो इसके अंदर दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एंथर, क्या होता है, एक तो एंथर, ये जो साइन होता है ये थोड़ा गलत लगाया हुआ है एनसीईआरटी का, ये होता है एंथर। पंखुड़ी का जो साइन होता है वो हो गया ये वाला, ठीक है, पंखुड़ी का साइन क्या हो गया, ये वाला एंथर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और ये एंथर हो सकता है ये पुष्पासन से जुड़ा हो, या फिर हो सकता है ये इस पंखुड़ी से जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। जो तंतु जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट। अब वही अगर बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टिग्मा, ठीक है। और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। और नीचे जो फुला हुआ भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अंडाशय यानी कि ओवेरी हम लोग इसको बोलते हैं। तो याद रखना वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीन भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। तो ये सारा हम लोगों ने अच्छे से कवर अप कर लिया। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। देखो इस डायग्राम के अंदर दिखा भी रखा है, ये जो बीजांड होता है ये कहां होते हैं, ये इस अंडाशय के अंदर यानी ओवरी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं भैया, याद रखना जो फ्लावर की जो फार्मिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। कुछ बातें और मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, आप अपनी एनसीईआरटी के इस मार्जिन के अंदर उनको जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट बात है। पुष्पों का अध्ययन या खेती के बारे में तो पता चल गया, फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे आप एरो मार्क करके लिखना, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। सेकंड थिंग, सबसे छोटा पुष्प, देखो पुष्प की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा पुष्प याद रखना, यहां पे एरोमा करके लिखना आप, सबसे छोटा पुष्प बच्चों याद रखना वॉल्फिया, वॉल्फिया, ओके, माइक्रोस्कोपिया, वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया। और सबसे बड़ा पुष्प पूछे तो मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा, रिफ्लेशिया। कौन सा होता है, रिफ्लेशिया। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रिफ्लेशिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ सामान्य ज्ञान के लिए कुछ और नॉलेज दे देता हूं। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया की बात करता हूं, ठीक है। अपना जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो होता है कमल, और अपना स्टेट यानी जैसे मैं राजस्थान से हूं तो हमारे राजस्थान का जो स्टेट फ्लावर होता है वो होता है रोहिड़ा, क्या होता है, रोहिड़ा। अच्छा चलते हैं, फिर वापस से आते हैं। ओके, देन हम लोग बात करते हैं, इस पैरा के अंदर कुछ खास है नहीं है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके अंदर 2.2। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, कुछ वैज्ञानिकों के लिए पुष्प जो होता है वो आकारिकीय, भ्रूणिकीय, भ्रूणिकीय का मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स की बात करें, आकारिक यानी मॉर्फोलॉजिकल या एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स की बात करें, तथा ये कैसा होता है, ये लैंगिक जनन का स्थल होता है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पुष्प जो होता है वो क्या है, लैंगिक जनन का ही स्थल होता है। देखो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, इसमें तीन घटनाएं होती है, ठीक है। निषेचन से पहले की घटनाएं, दूसरा निषेचन, और तीसरी घटना होती है निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के पहले की जो घटना होती है वो दो चीजें होती है। आप खुद सोचो ना, फर्टिलाइजेशन से पहले यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से पहले क्या क्या होता है। फ्लावर की बात कर रहा हूं मैं, पुष्पों की बात कर रहा हूं, आवृतबीजी पुष्पों की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान से समझना, पहला तो होता है उन युग्मक का बनना, मेल और फीमेल गैमीट का बनना, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहली जो प्रोसेस होती है, पहली जो घटना होती है, पहला जो इवेंट होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस।
जेनेसिस। और दूसरा, मान लो अब गैमीट बन गया है, ठीक है, यानी कि परागकोश के अंदर परागकण बन गए हैं और फीमेल वाला पार्ट भी मैच्योर हो चुका है। तो अब उन परागकणों को फीमेल वाले वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होगा, क्योंकि जब बन गए हैं तो उनको एक वे से दूसरी जगह तक लेके भी तो जाना है। उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पॉलिनेशन, यानी परागण। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पॉलिनेशन, यानी कि परागण। ठीक है, परागकणों का नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो निषेचन के पहले 2 इवेंट होती है और उनकी स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे कि भैया जो परागकण होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, यानी इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग। ओके, और दूसरा हम लोग कराएंगे उसके बाद में पॉलिनेशन, यानी कि परागण। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो, पादप के अंदर वास्तव में पुष्प विकसित होने से पहले यह तय हो जाता है कि भैया अब इस पादप के ऊपर पुष्प आने वाले हैं। ये पहले कैसे आइडिया लग जाता है, कि पहले कैसे ही पता चल जाता है? ये पता चलता है हार्मोनल और स्ट्रक्चरल परिवर्तनों के कारण। यानी पहले इसके अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल परिवर्तन जो होते हैं वो हमको ये सुनिश्चित कर देते हैं कि अब इस पादप के अंदर पुष्प आने वाले हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो पुष्प आदक होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। इनके मध्य थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है और आगे की तरफ ये विकास करना स्टार्ट कर देते हैं और पुष्प क्रम की क्या करते हैं? रचना करते हैं, जिससे क्या बनता है? पुष्प कलिकाएं बनती है और बाद में वही पुष्प कलिकाएं क्या करती है? पुष्प को धारण कर लेती है। ओके, तो ये सारी चीजें जो होती है पुष्प बनने से पहले ही एक आइडिया सा लग जाता है कि अब इस प्लांट के अंदर पुष्प आने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुष्प के अंदर। देखो, पुष्प के अंदर जो होती है नर और मादा जनन की जो संरचना होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और गाइनोसियम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, जायांग बोलते हैं। इतना पार्ट क्लियर हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो पुंकेसर होते हैं, पुमंग जो होते हैं। ठीक है, पुमंग क्या होता है? याद रखना, एंड्रोसियम वाला पार्ट। तो पुमंग जो होते हैं वो स्टेमिन से भरे होते हैं। पुंकेसरों का एक गोला होता है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। देखो, पुमंग जो होता है एंड्रोसियम, देखो ध्यान से देखना एक बार इसको। एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। पुमंग किसको बोलते हैं? पहले तो ये समझो, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है और इसके अंदर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? पुंकेसर लगे हुए हैं। बहुत सारे पुंकेसर लगे हुए। तो इनको सम्मिलित रूप से, इनको एक साथ एक ही फॉर्म के अंदर हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ठीक है, एक साथ क्या बोलते हैं? इनको हम लोग पुमंग बोलते हैं। अब इस एक पुंकेसर को मैं अलग कर रहा हूं। एक पुंकेसर को देखो यहां पे अलग कर रखा है। एक पुंकेसर को हम लोग बोलते हैं बच्चों, याद रखना, स्टेमन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टेमन। एक पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। और एक पुंकेसर के भाग होते हैं 2। अपनी बुक के अंदर 2 भाग दे रखे, वैसे 3 होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। इस स्टेमिन के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक तो होता है परागकोश, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और एक होता है तंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ओके, तो स्टेमिन यानी कि जो पुंकेसर होता है उसके 2 भाग होते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे समझना इसको। पुमंगो यानी कि एंड्रोसियम से भरपूर पुंकेसरों का गोला, यानी जो पूरे पुंकेसर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, गोला। नर जनन अंग का काम करता है, यानी नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो जायांग जो होता है वो क्या करता है? वो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी कहने की बात है, एक पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग का काम करता है और दूसरा जो जायांग होता है वो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि मोस्टली आप देखोगे फ्लावर के अंदर पुंकेसर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन जायांग वाला जो पार्ट होता है वो एक ही होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 2.2.1 के अंदर, जहां पर आप लोग डिटेल्स स्टडी करने वाले हो। किसकी? पुंकेसर की। ठीक है, पुंकेसर बोल दो या इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो इनकी हम लोग यहां पर डिटेल स्टडी करते हैं। पुंकेसर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और पोलन ग्रेन क्या होता है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया अभी 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है
इसमें सीधा सीधा लिख रखा है, लंबा वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो अंतिम सिरे के ऊपर उपस्थित होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। एंथर हम इसको बोलते हैं। जो सामान्यतः यानी मोस्टली कैसा होता है, द्विपालित होता है। मोस्टली ये कैसा होता है बच्चों, याद रखना, ये द्विपालित होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया ये तो द्विपालित होता है, क्या कोई ऐसी फैमिलीज होती है या कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये एक पालित भी हो? तो बच्चों याद रखना, जो मालवेसी फैमिली होती है, फोकस रखना थोड़ा सा, जो मालवेसी फैमिली होती है उनके अंदर ये सिंगल लॉब्ड होता है, एक पालित होती है। बच्चों याद रखना, कैसी होती है ये, सिंगल लॉब्ड होता है। मालवेसी के अंदर इसमें एक ही पाली उपस्थित होती है, और बाकी सामान्यतः ये कैसी होती है, द्विपालित होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब ये जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है, वो आगे जाकर कहां से कनेक्ट रहता है, कहां से ये जुड़ा रहता है? तो बच्चों याद रखना, नीचे की साइड ये कहां से जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है या तो पुष्पासन से जुड़ेगा या फिर पुष्पदल से जुड़ेगा। बच्चों याद रखना, या तो ये थैलेमस से जुड़ता है या फिर ये पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या और लंबाई अलग अलग स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी किसी पुंकेसर के अंदर जो फिलामेंट है वो छोटा है, किसी में बड़ा है। ठीक है, अगर इनकी साइज की बात करें, इनके नंबर की बात करें, तो किसी के अंदर ये जो पुंकेसर होते हैं वो कम होते हैं, किसी के अंदर पुंकेसर ज्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरायटी हमको ये देखने को मिलती है। पुंकेसरों की संख्या के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या होता है। अगर आप 10 पुष्पों से, देखो ये अपन को फालतू मतलब ज्ञान फैल रहा है, सीधी सीधी बात है कि 10 पुष्पों के आप पराग पुंकेसर को कलेक्ट करते हो और उनको आप स्लाइड पे रखते हो और फिर उनको देखते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के वहां पर आपको पुंकेसर देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ओके, एक प्रारूपी आवर्तवीची परागकोश द्विपालित होता है, यानी मैंने अभी आपको कहा था कि जो मैक्सिमम जो फैमिलीज होते हैं, ठीक है, वो सामान्यतः द्विपालित, उनके अंदर परागकोश होता है, एंथर होता है, बाइलोब्ड होता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, सिंपल सी बात है, देखो मैं थोड़ा सा आपको अलग से करके बता रहा हूं। थोड़ा सा चेंज बन गया, इधर बना रहा हूं ना, वैसे तो आप समझदार हो। ओके, ये एक मैंने एंथर बनाया है। क्या बना दिया मैंने, ये एंथर बनाया, जैसे कि आप ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंदर भी देख रहे होगे। आपको ये भी दिखाता हूं, जैसे कि ये एंथर है, ठीक है। इसके अंदर 2 पालियां नजर आ रही है, एक पाली तो ये रही इधर वाली, और एक पाली ये रही। 2 पाली नजर आ रही है आपको, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके अंदर ऐसे पालियां बनाऊं, ठीक है, तो एक पाली तो ये वाली रही और एक पाली ये वाली रही, तो 2 इसके अंदर हमको लॉब नजर आती है, लॉब देखने को मिलती है। अब एक लोब के अंदर ध्यान से देखना, ये जो पाली है, एक लोब के अंदर आपको ये 2 थीका टाइप से दिख रहा है ना, एक लोब के अंदर आपको 2 थीका टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं उनको, हम लोग कोष्ट बोलते हैं, थीका बोलते हैं। यानी कि एक के अंदर 2 थीका हो गया, तो 2 लोब के अंदर कितनी थीका होगी, 4 थीका होगी। 2 लोब के अंदर कितनी थीका होगी, 4 थीका होगी। नहीं समझे, थोड़ा सा देखो, फोकस करके इनको समझते हैं। एक चीज मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मान लो कोई एंथर है, इस एंथर के अंदर हमको 2 लोब नजर आती है। लोब कितनी इसके अंदर, 2 लोब है, ठीक है। कितनी लोब इसके अंदर, 2 लोब है। और एक लोब के अंदर हमको 2 थीका या फिर सेक, सेक यानी कोष्टक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन शेक बोलते हैं, ठीक है। ये पोलन शेक, ये भी पोलन शेक, और इसके अंदर भी कितने पोलन शेक है, 2 पोलन शेक है। देखो ध्यान से, ये एक पोलन शेक, ये दूसरी पोलन शेक, ये तीसरी पोलन शेक, ये चौथी पोलन शेक। थीका बोलते हैं, यानी कोष्ट बोलते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन शेक बोलते हैं। बोले इतना क्लियर हुआ। ओके, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश में द्विपालित होते हैं, यानी कि वो बाइलोब्ड होते हैं, और एक लोब के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, 2 थीका होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। किसको, एक लोब को, एक ही पाली के अंदर। ध्यान से देखना, एक पाली को हम लोग बोलते हैं, एक पाली को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, बाइथिकस बोलते हैं, ठीक है। डाइथिकस हम लोग एक पाली को बोलते हैं। देन बात करते हैं, एक अनुलंब खांच प्रावक को अलग अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ये क्या होता है, ये समझना थोड़ा सा। यानी इन दोनों कोष्ठ को, आप इधर से देखो, मैं डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ध्यान से देखना। ओके, आप इस साइड से आप एक खास देख रहे हो ना, जो दोनों थीका को अलग कर रहा है, जो दोनों थीका को अलग कर रहा है, ठीक है। देखो, एक थीका ये रही,
एक कोस्ट वाली और एक थिका ये रही, दो थिका रही, इन दोनों थिका को अलग कर रहा है। जब स्फुटन होता है, जब यह फटता है जिसमें परिपक्व परागकण बाहर निकलते हैं, तो इसी खांच के द्वारा स्फुटन होता है बच्चों, इसी खांच के द्वारा स्फुटन होता है। इधर भी होगा और देखो इधर तो स्फुटन हुआ अपन को नजर भी आ रहा है, ये ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, एक मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। देखो यहां से आपको स्फुटन नजर आ रहा है। ये स्फुटन किस तरह से हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो आपको खांच या प्रावर्क दिख रही है, ठीक है, खांच या फिर प्रवारक दिख रही है, तो ये जब फटती है, यहां पर जब स्फुटन होता है, तो इसी के द्वारा ही परागकण बाहर निकलता है। ओके, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक अनुलंब खांच या अनुलंब काट के अंदर हमको विभिन्न प्रकार के उत्तकों या फिर अनेक संयोजन को समझने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक परागकोश द्विपालित प्रकृति का होता है। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या फिर सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। परागकोश एक चार दिशीय का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, समझते हैं इसको। अब परागकोश जो होता है वो एकदम टेट्राड के फॉर्म में, टेट्रागोनल फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा चारों कोनों के ऊपर आपको क्या नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है थीका, जिसको हम लोग पोलेंसेक बोल रहे हैं। एक पोलेंसेक एरी, एक पोलेंसेक एरी, एक पोलेंसेक एरी, एक पोलेंसेक एरी, यानी चतुष्कोणीय संरचना ये बना रही है, जिसमें चारों कोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, याद रखना, लघु बीजाणु धानी प्रेजेंट होती है। लघु बीजाणु धानी प्रेजेंट होती है। अब इस लघु बीजाणु धानी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, क्योंकि इंग्लिश टर्म ज्यादा बेटर रहता है याद करने के लिए, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों, याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणु धानी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और जो प्रत्येक पाली में कितने होते हैं, दो होते हैं, क्योंकि पाली कितनी होती है, दो पालियां होती है ना। एक पाली के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, दो, और इस पाली के अंदर भी कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, दो, तो टोटल कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए हैं, ठीक है ना। बाइलोब्ड होते हैं और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी होती है, तो 2 लोब के अंदर कितनी हो गई, 4 लघु बीजाणुधानी हो गई। इन्हीं लघु बीजाणुधानी आगे क्या करती है, ये पोलेंसेक बन जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, लघु बीजाणुधानी आगे जाकर क्या बनाती है, पोलेंसेक। देखो पोलेंसेक, पोलेन का मतलब होता है जो परागकण होते हैं वो, और सेक का मतलब क्या होता है, जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं, ठीक है। पराग पुटी हिंदी में बोलते हैं। एक अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक वितरित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ये कहना क्या चाहता है वो समझते हैं, ध्यान से देखना। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक, ओके। इन दोनों के बीच में ये खांच नजर आ रही है, इधर से भी ये खांच अपन को क्लेफ्ट नजर आ रही है। ये एक पोलेंसेक है, ये दूसरी पोलेंसेक है, ये तीसरी पोलेंसेक है, ये चौथी पोलेंसेक है। 4 पोलेंसेक हो गई, ठीक है। और इसके अंदर लोब कितनी है, 2 लोब है। अगर मैं 20 से इनको डिवाइड करूं तो एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो पोलेंसेक होती है, ध्यान से देखना, जो सामने से हमको ये जो राउंड शेप में नजर आ रही है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से देखना। ये सामने से जो आपको नजर आ रही है, ये एज इट इज नीचे तक वैसी है, यानी ये एज इट इज लंबवत नीचे तक वैसी ही आपको ये खांच अंदर जो सेक नजर आ रही है, पोलेंसेक नजर है, एज इट इज नीचे तक वैसी है। और इसी के अंदर परागकण ठसाठस भरे रहते हैं। इसी के अंदर जो परागकण होते हैं वो ठसाठस भरे रहते हैं। देखो ध्यान से, परागकणों से ठसाठस भरे रहते हैं। कितना अच्छी उन्होंने लाइन लिखी है। ओके, चलो पेन में मार्कर फिर से चेंज कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करते हैं अब हम लोग। किसकी बात करते हैं अब हम लोग, लघु बीजाणुधानी की संरचना, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। एक अनुप्रस्थ काट के अंदर एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रतीत होती है। जब हम लोग बाहर से देखते हैं इसको तो हम लोग कैसी नजर आती है, गोलाई में प्रतीत होती है। यह सामान्यतः 4 भित्तियों से आवर्त रहती है। 4 बाह्य भित्ति जो होती है उनके द्वारा घिरी रहती है, आवर्त रहती है, कवर्ड रहती है। आप लोग आगे डायग्राम में भी देखोगे, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। आप आगे डायग्राम में देखोगे सबसे बाहर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। उसके बाद होती है एंडोथीशियम, फिर होती है मिडिल लेयर और सबसे अंदर होती है टैपिटम। तो 4 इसकी जो लेयर होती है,
ठीक है, किसकी? याद रखना, ये लघु बीजाणु धानी की 4 लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्शन का काम करती है। मोस्टली क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन का। तो बाहर की 3 परत, याद रखना, बाहर की 3 परत यानी सबसे आंतरिक कौन सी है? टेपिटम। और टेपिटम के बाहर की और 3 परत का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ये संरक्षण का काम करता है। जबकि जो टेपिटम होता है वो क्या काम करता है? ये नैरिश प्रोवाइड करवाता है, ये विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। बच्चों इनको अंडरलाइन कर लेना, इसको स्टार मार्क भी कर लेना। विकसित हो रहे पराग कणों को कौन पोषण प्रदान करता है? बच्चों याद रखना, टेपिटम। ठीक है, बाकी की जो 3 लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इनको संरक्षित करने का काम करती है, संरक्षण का काम करती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस रहते हैं? बच्चों याद रखना, इनका जो जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो डेंस होता है, सघन होता है, और इनका जो केंद्रक होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, और इनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। तो एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होता है। बच्चों याद रखना, इनके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब ध्यान से देखो, इसकी जो कोशिकाएं होती है, टेपिटम ये रहा। ठीक है, ये कोशिका आपने अगर डायग्राम ध्यान से देखा होगा तो इसके अंदर देखो डॉट स्ट्रक्चर बनी हुई है, बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये क्या है डॉट स्ट्रक्चर? ये बता रहा है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका जो कोशिका द्रव होता है, ठीक है, ये सघन होता है। अगर आपने डायग्राम को ध्यान से देखा होगा तो सिर्फ इस कोशिका, इस कोशिका, इस कोशिका, इस कोशिका, इस कोशिका, इस कोशिका और इस कोशिका को ही इन्होंने बहुत सारे डॉट कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि ये जो सेल होती है वो टेपिटम की कोशिका होती है, और इन टेपिटम की कोशिका का जो कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, सघन होता है। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, यानी कि जब वो मैच्योर नहीं होता है, तब उस कंडीशन के अंदर सारी सेल जो होती है वो इक्वली होती है, सजातीय कोशिका होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणुजन उत्तक बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, बच्चों याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ये लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होते हैं। लघु बीजाणु धानी, एक चीज मैं आपको और कवर कर देता हूं, देखो थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना इसको। ठीक है, इनके सेंटर के अंदर मान लो जब ये लघु बीजाणु धानी इसमें नहीं बनी थी, तब यहां पर जितनी भी कोशिकाएं थी वो सभी की सभी सजातीय का मतलब होता है समरूप, जिनके अंदर मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिमिलर सेल होती है। ये सारी की सारी कोशिका भरी हुई थी। ओके, ये सारी की सारी कोशिका इसके अंदर भरी हुई थी। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, ये जो टिश्यू बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बीजाणुजन उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बीजाणुजन उत्तक बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू हम लोग इसको बोलते हैं। यही आगे जाकर लघु बीजाणु धानी बनाता है। इसी के अंदर सेंटर के अंदर क्या बनता है? लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है, इसी के अंदर होता है बच्चों आगे जाके। ठीक है, ये कंडीशन कब की है? जब ये अपरिपक्व होता है, तब जब ये परिपक्व होता है आगे जाता है तब ये लघु बीजाणु धानी का निर्माण करता है, इसी के सेंटर के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है, यानी क्या बात करेंगे हम लोग इसके अंदर? यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ध्यान से समझना ये कहना क्या चाहता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की बात करते तो जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है वैसे वैसे आपको पता है बीजाणुजन उत्तक जो होती है वो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा क्या करती है? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है, टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। और ये जो टेट्राड होते हैं बच्चों याद रखना, ये जो टेट्राड होते हैं वो एन होते हैं। उनकी जो अगर गुणिता हम लोगों को बता रखी है वो क्या होती है? एन होती है, क्योंकि मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा ये अगुणित परागकण का निर्माण होता है। अगुणित हम लोग एन इसकी गुणिता होती है। अगर अपन को इस क्वेश्चन का आंसर देना तो वो क्या देना है? एन, हैप्लॉइड होते हैं ये। जैसा कि बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु टेट्राड का फॉर्मेशन करती है, यानी वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। बच्चों याद रखना, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिका होती है उसी को हम लोग बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। बच्चों याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसको बोलते हैं? इसी कोशिका को हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। देखो कंफ्यूजन आपको दो जगह से आ रहा होगा, एक तो बीजाणुजन उत्तक हो रहा है, वो बीजाणुजन उत्तक आगे जाकर किसका निर्माण करता है? बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। और ये बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो आगे जाके टेट्राड के फॉर्म के अंदर किसका निर्माण करता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो
पराग मात्र कोशिका होती है, उसके अंदर अशुद्धि विभाजन होता है और लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिका के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्क यानी टेट्राड फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसा कि जो परागकोश होता है वो परिपक्व हो जाता है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, फोकस रखना एक बार। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है यानी कि एमएमसी, ठीक है, माइक्रोस्पर मदर सेल जो होती है, वो अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 अगुणित परागकण बनाती है। तो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोमा करके लिखना, और मैं जैसे से बोल रहा हूं उनको समझने की पूरी कोशिश करना। लघु बीजाणु जनन उत्तक से लघु बीजाणु के बनने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो बच्चों याद रखना, जो टिश्यू होता है लघु बीजाणु जन, जो उत्तक होता है उससे लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। स्टार्टिंग के अंदर जब चारों लघु बीजाणु जो होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था टेट्रोड के फॉर्म में, तो ये चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो केलोज की पतली परत के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मैं यहाँ पे वो मीनिंग लिख रहा हूं, केलोज, ये वर्ड आपको याद रखना है। केलोज की पतली परत के द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। बाद में टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है केलेज। केलेज, ये एंजाइम क्या करेगा, इन केलोज की जो लेयर होती है उसको ये नष्ट कर देता है। इस प्रकार चारों जो लघु बीजाणु होती है वो मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, यानी एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं, पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब इनको क्या बोलेंगे हम लोग, पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन हम इनको बोलेंगे। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु यानी कि पराग कण निर्मित होते हैं, और पराग कण जो कि पराग कोश के स्फुटन के साथ में मुक्त होते हैं। ये जैसे मैंने कहा था ना एंथर के अंदर, ठीक है, ये जैसे मैंने कहा था एंथर के अंदर, यहां पर जो खांस लगी होती है ना, यहाँ पे जो क्लेफ्ट होती है ये रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिससे जितने भी जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो हवा में मुक्त हो जाते हैं। आप कुछ ये फिगर देख रहे होंगे, कुछ डायग्राम देख रहे होंगे, जो काफी अच्छी मतलब आर्किटेक्ट आपको नजर आ रही होगी। ये जो बाहर की जो आर्किटेक्ट आप लोग इसके अंदर देख रहे हो, ये एक्चुअली इनकी एक्सटर्नल लेयर होती है, बाह्य परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्साइन बोलते हैं। इन्हीं एक्साइन के कारण जितने भी परागकण होते हैं वो जो बाहर से शेप देखने पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हमको देखने को मिलती है। ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर टेट्राड के प्रकार। देखो इतना ज्यादा हमारे इस बुक में तो दे नहीं रखा टेट्राड के प्रकार वगैरह, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होगा। वो आप लोग ये एक टेट्राड देख रहे होंगे, ये एक स्ट्रक्चर आप लोग इसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है, ए वाली स्ट्रक्चर। ये टेट्राड जो परागकण होता है उनकी है। ये जो टेट्राड के फॉर्म है, यानी आगे जाकर ये परागकणों के अंदर मुक्त होती है, यानी चारों की जो परत घुल जाएगी, घुलने के बाद में ये चारों परागकण अलग अलग हो जाएंगे। पहले जो स्टेप है जहां पर चारों जो परागकण होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, ओके। ये जो फॉर्म होती है ये मोनोकोट प्लांट के अंदर होती है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये कौन सा दे रखा है, ये मोनोकोट के मोनोकोट का एग्जाम्पल है। ठीक है, मोनोकोट, आप लिख लीजिए इसको ना। मोनोकोट के अंदर इस तरह की फॉर्म, इस तरह का टेट्राड हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार के चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं, लेटरल साइड में व्यवस्थित ये होते हैं। क्लियर होगी? अगर आपका क्वेश्चन आता है कि टेट्राहाइड्रल टाइप के, टेट्राहाइड्रल टाइप क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अच्छे से देखना इसको। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक इनके जस्ट पीछे की साइड है टेट्राहाइड्रल फॉर्म के अंदर, या टेट्राहाइड्रल टेट्राड की फॉर्म में होता है। तो ये किन में होता है बच्चों, याद रखना, ये डाइकोट प्लांट के अंदर होता है। ये डाइकोट प्लांट के अंदर होता है, डाइकोट प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये दो मोस्टली आपको याद रखना है, एक तो मोनोकोट वाला जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, हालांकि नाम नहीं लिख रहा, और एक होता है डाइकोट प्लांट के अंदर किस तरह का टेट्राड की फॉर्म होती है बच्चों, याद रखना, ये होती है चतुष्फलकीय, जिसको टेट्राहाइड्रल टेट्राड हम लोग बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा? ओके, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, परागकण की बात करते हैं। अब चलते हैं भैया, कहां पे आगे हम लोग, परागकण। परागकण की बात करते हैं हम लोग, पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं। मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। अब बच्चों ये लाइन में मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान से देखना। एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद,
इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन सी अवस्था जो होती है, किस अवस्था को हम लोग नर युग्मक बोलते हैं और किस अवस्था को हम लोग नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। जब परागकण बाहर निकलते हैं, चाहे वो जिसके अंदर 2 कोशिका हो या फिर उनके अंदर जो जर्मिनेट सेल होती है वापस से डिवाइड हो गई हो, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। यानी कि ये जो परागकण होता है जिसके अंदर अभी तक ना तो पराग नलिका बनी है, ठीक है, और ना ही ये वर्तिकाग्र तक पहुंचा है। ध्यान से सुनना, ना तो इसके अंदर पराग नलिका बनी है और ना ही ये वर्तिकाग्र तक पहुंचा है। इसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नर युग्मकोद्भिद। जब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, जब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, वहां पर यह पराग नलिका का निर्माण करता है और पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक बन जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमीट बोलते हैं, नर युग्मक इसको बोलते हैं। बाकी जो पूरी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, जिसके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्लियर सी बात है? तो जो परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस की बात करें, जिसको गुड़हल बोलते हैं, या फिर अन्य जो भी पुष्प होते हैं उनकी बात करें, तो परागकणों को छूते हैं तो अपनी अंगुलियों पर पीले रंग का पाउडर जैसा लग जाता है। सीधी सी बात है। आप इन परागकणों को किसी भी कांच की स्लाइड के ऊपर डालो, पानी की 2-4 ड्रॉप डालो और उसको आप लोग सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर होती है परागकणों की वो डिफरेंट नजर आती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया दृश्य है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लावर के परागकण आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनकी जो शेप होती है, जो आर्किटेक्ट होता है, वो डिफरेंट टाइप का हो रहा है और देखने में काफी खूबसूरत भी नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परागकण जो सामान्यतः कैसे होते हैं। राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है, जिनका व्यास क्या होता है, कितना होता है व्यास इनका? 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, व्यास का मतलब क्या होगा समझ गए ना? जैसे कि राउंड शेप का होता है तो यहां से यहां तक यानी डायमीटर की बात करते हैं वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। जिनके बाहर 2 परत होती है। कौन कौन सी? सबसे बाहर जो होती है वो सबसे कठोर परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं, जिसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, यही स्पोरोपोलेनिन है जिसके कारण जो परागकण होते हैं वो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाते हैं। वो चाहे हाईली एसिडिक हो, चाहे हाईली बेस हो, हाईली क्षार हो, इन सभी के अंदर वो टिका रहता है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को गला सके, स्पोरोपोलेनिन को हटा सके। सॉरी। जो सर्वाधिक ज्ञात, अब तक का सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, स्पोरोपोलेनिन की बात कर रहा है। यह हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई एसिड, हाईली बेस के अंदर भी टिका रहता है और कभी तक यानी अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, निम्नीकृत कर सके। ओके, अब आप सोचोगे कि भैया अगर इतनी खतरनाक वाली लेयर इसके बाहर है तो जो पराग नली होती है, पोलन ट्यूब जो होती है, वो कहां से निकलती होंगी फिर? क्योंकि इसको तो कोई चीज गला भी नहीं सकती। तो बच्चों याद रखना, अगर परागकण की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, जिन होल के बाहर स्पोरोपोलेनिन की लेयर नहीं होती है। इन्हीं छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। बच्चों याद रखना, इन होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। ध्यान से देखना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक यानी रंध्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं, जहां पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और परागकण की जो जीवाश्मों की जो भांति होती है बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जीवाश्म की भांति मतलब क्या होता है कि काफी लंबे समय तक ये पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते। किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन की लेयर के कारण, क्योंकि इनके अंदर स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल के अंदर बहुत सी डिजाइन होती है, जैसे आप अभी जो स्टार्टिंग के अंदर जो डायग्राम देख रहे थे, वो एक्सटर्नल जो एक्साइन थी उसी के बेसिस के ऊपर वो आपको डिफरेंट साइज के डिफरेंट जो शेप थे, आर्किटेक्ट देखने को मिल रहा था। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परागकण की आंतरिक भित्ति की। ठीक है, जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अंतःचोल हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? इंटाइन। यह एक पतली होती है, सतत होती है, लेयर होती है। अब सतत ही होगी, ऑब्वियसली बात, इसमें तो होल वॉल करना नहीं है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ओके, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत रहता है। जब परागकण परिपक्व होता है,
ध्यान से बनना, जब परागकण परिपक्व यानी मेच्योर होता है तब उसमें दो कोशिका होती है। कौन कौन सी? एक तो कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। ध्यान से देखना, इधर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है और इस पूरे डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग परागकण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परागकण। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। परागकण क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परागकण बोलते हैं। ये अपन को दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिया? परागकण बोल दिया। इस परागकण के अंदर क्या है, ध्यान से देखना, एक तो है केंद्रक। क्या है? एक तो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस दिख रहा है, और दो हमको दिख रही है रसधानी यानी कि वैक्यूल वगैरह नजर आती है, क्योंकि प्लांट सेल ऑब्वियसली बात है वैक्यूल तो इसके अंदर होगी ही होगी। अब इसके अंदर क्या बनते हैं बच्चों, याद रखना, इस सिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। एसिमेट्रिक 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 स्पिंडल बनते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब क्या होता है कि ये इसके जो पार्ट होता है, इसकी जो कोशिका होती है उसको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर डिवाइड कर देता है। आप ध्यान से देखोगे, एक तो बनेगी कायिक कोशिका जो कि सामान्यतः कैसी होती है? बड़ी है। ये दो कायिक कोशिका सामान्यतः कैसी है? बड़ी है। और दूसरी जो कोशिका आपको स्पिंडल शेप में नजर आ रही है, तरकु तंतु जैसे नजर आ रही है, ऐसे देखो, ऐसे तरकु तंतु ऐसे तो होते हैं, है ना। स्पिंडल शेप में जो नजर आ रही है वो क्या है? वो है जनन कोशिका। वो क्या है बच्चों? जनन कोशिका। तो मोस्टली जो परागकण होते हैं वो दो कोशिकीय होता है। मोस्टली जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, याद रखना, दो कोशिकीय होते हैं। एक तो होती है इनके अंदर कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कायिक कोशिका सामान्यतः बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार, एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, जबकि जनन कोशिका कैसी होती है? छोटी होती है। अब कायिक कोशिका की जीव द्रव्य के अंदर ये तैरती रहती है। कौन तैरती रहती है बच्चों, याद रखना, जनन कोशिका, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है यार, कायिक कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जो छोटी वाली जो जनन कोशिका होती है वो इसकी जीव द्रव्य के अंदर तैरती रहती है। और ये जो जनन कोशिका होती है ये कैसी आकृति की होती है? तरकु आकृति की होती है। इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है। और इनके अंदर सेंटर में क्या होता है? एक केंद्रक वाला होता है। 60% से अधिक आवर्तविजी पादप के अंदर जो परागकण होते हैं वो इसी दो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। दो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं, ठीक है। एक तो होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका सामान्यतः बड़ी होती है, जनन कोशिका सामान्यतः छोटी होती है। जो जनन कोशिका होती है उसकी शेप जो होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, यानी तरकु आकृति की होती है। शेष यानी जो बची हुई जो 40% जो स्पीसीज होती है आवर्तबीजी पादपों की, उनके अंदर जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाता है और एक से दो नर युग्मक बन जाते हैं। ध्यान से देखना, ये एक कोशिका होती है, ठीक है, ये इसके कायिक कोशिका, ये जनन कोशिका। तो जनन कोशिका के अंदर क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। दो नर युग्मक का निर्माण होता है। अब कितनी कोशिकीय होगी? ध्यान से देखना, अब ये 3 कोशिकीय स्ट्रक्चर हो गई है। तो 60% जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर 2 कोशिकीय होते हैं। एक तो होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। जबकि बाकी बची हुई 40% जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। इस कंडीशन के अंदर ये बाकी 40% जो प्रजाति होती है वो स्प्रेड हो जाती है, झड़ जाते हैं, ठीक है। ओके, अनेक प्रजातियों के अंदर परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी भी क्रिएट करती है। एलर्जी भी होती है, और सीधी सीधी बात कहें हम लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं, लाइक मान लीजिए आप, एलर्जी के साथ साथ जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है, ब्रोंकियल जो डिजीज होते हैं वो भी हो सकती है। कभी कभी तो ये चिरकालिक श्वसन विकार भी कर ले, जैसे कि अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि परागकणों से हो जाते हैं। सबसे भारत के अंदर जो आया था वो गेहूं के साथ में आने वाली जो पार्थेनियम थी, जिसको हम लोग गाजर घास बोलते हैं, ये मोस्टली एलर्जी कारक था। ये मोस्टली एलर्जी क्रिएट कर रहा था। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया, जैसे इंग्लैंड के अंदर जो सबसे पहले जो परागकण होते थे उनसी टैबलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये टैबलेट क्या करती है? खिलाड़ी जो होते हैं, ठीक है, एथलीट्स वगैरह होते हैं, या फिर जो घोड़े होते हैं, धावक होते हैं, उनको भी ये दी जाती थी, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परागकणों के अंदर पोषण होते हैं, भरपूर पोषण होते हैं भैया। तो ये अपना स्टेमिना क्या करेंगे? डेवलप करते हैं, ताकि हम नॉर्मल काम से ज्यादा काम कर सके, ठीक है। इनको लेने के बाद में, इनकी गोली या फिर जो सिरप होती है उनको लेने के बाद में नॉर्मल काम से भी हम लोग ज्यादा वर्क इजीली कर सकते हैं बिना थके हुए। तो ये भी कुछ ज्यादा ही मतलब कि चल रहा है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, परागकण एक बार झड़ते हैं तो अपनी जीवन क्षमता
खोने से पहले ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। मान लो किसी भी कॉमनली बात करती है, मान लो किसी भी प्लांट का परागकण है वो 10 मिनट तक ही सरवाइव करता है। अगर वो 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी ही स्पीसीज के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचता है तो ये डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी अपनी क्षमता, जो अंकुरण की क्षमता होती है उसको फिर वो खो देगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फिक्स पीरियड काल होता है उसी के अंदर परागकण अगर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तब तो वो अंकुरित हो जाता है। ओके, तो कौन सा परागकण कितने समय तक जीवित रहता है ये अलग अलग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी विविधता इसके अंदर पाई जाती है। बहुत हद तक तो यह विद्यमान तापमान हो गया, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर भी ये कंट्रोल करना होता है, क्योंकि कई दफा ऐसा देखा गया है कि हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर के अंदर भी वो अपनी जीवन क्षमता को खो देता है। आर्द्रता भी यहाँ पर डिपेंड करती है, क्योंकि मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है परागकण जल्दी से फूलेगा, फूलने के बाद में वहां पर पॉलन ट्यूब का निर्माण इजीली कर लेता है। कुछ अनाज जैसे कि बात करते हैं धान और गेहूं के अंदर परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। सीधी सीधी बात, अगर गेहूं का जो परागकण होता है वो 30 मिनट के अंदर अपनी ही स्पीसीज के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचता है तब वो अपनी जो अंकुरण क्षमता होती है उसको फिर वो खो देगा। वही अगर बात करते हैं जो कि रोजेसी फैमिली होती है, गुलाब वाली जो फैमिली होती है, लाइक लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, सोलनेसी जो आलू फैमिली होती है, अगर उनके सदस्यों की बात करते हैं तो परागकणों की जीवन क्षमता कई महीनों तक बनी रहती है। कई मंथ तक उनकी जो अंकुरण क्षमता होती है परागकण की वो बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि जो कृत्रिम गर्भाधान होता है मोस्टली उसके लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के जो सीमेन होते हैं, स्पर्म वगैरह जो होते हैं, उनका हम लोग भंडारण करते रखते हैं। वैसे ही भंडारण हम लोग इनका भी कर सकते हैं, परागकणों का भी कर सकते हैं। ठीक है, किसका कर सकते हैं हम लोग? परागकणों का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, भंडारित कर सकते हैं, बीज भंडार जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, अब चलते हैं स्त्री केसर के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। स्त्री केसर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, वहीं अगर बात करें गुरु बीजाणुधानी, जैसे वहां मैंने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी, यहां पर पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी। इसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेगा स्पोरेंजियम। और भ्रूणकोश, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। और इसी भ्रूणकोश एम्ब्रियो सेक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। यहां पर स्टार्टिंग में आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं, कुछ फिगर दे रखे हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जो जायांग होता है। ठीक है, जो गाइनोशियम होता है वो स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका ये रिप्रेजेंट करता है। जायंग यानी कि जो एंड्रोशियम होता, गाइनोशियम जो होता है, सॉरी, ये एक स्त्री केसर यानी एक अंडपी भी हो सकता है, यानी इसके अंदर केवल एक ही स्त्री केसर हो सकता है। एक स्त्री केसर का मतलब जिसके 3 पार्ट होते हैं, ऐसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ओके, जिसमें एक तो होता है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरियो होता है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के पार्ट होते हैं। एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक अंडपी। कईयों के अंदर बहुत सारे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुअंडपी, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीकार्पी। एक अंडपी को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकार्पी और बहुअंडपी को बोलते हैं पॉलीकार्पी। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर 2 टाइप से हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं सभी के अंदर स्त्री केसर अलग अलग हो, या फिर हो सकते हैं सारे सारे स्त्री केसर जुड़े हुए हो। अब ध्यान से देखना, जैसे कि हम लोग डायग्राम की बात करते हैं। पहला डायग्राम लेते हैं हम लोग, इसके अंदर फर्स्ट वाला डायग्राम लेते हैं। तो फर्स्ट वाला डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखोगे, इसके तो वर्तिकाग्र यानी कि कौन सा पार्ट हो गया, स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल और थर्ड हो गया अंडाशय जो कि पुष्पासन के ऊपर स्थित है। बी वाला जो डायग्राम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम का। किसका? वो पेपेवर सोमनिफेरम का है, जिसके अंदर पॉलीकार्पी अपन को देखने को मिल रही है, बहुअंडपी, यानी इसके अंदर बहुत सारे अंडप हमको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए होने का मतलब क्या होता है, इनको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पी, यानी जितने भी जो अंडप होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं युक्त अंडपी। वहीं अगर बात करते हैं सी,
यानी जो थर्ड डायग्राम है, जो इसका किसका डायग्राम है, माइसेलिया का डायग्राम है, इसके अंदर जितने भी जो अंडप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है तो ये भी पॉलीकार्पी, लेकिन सारे के सारे आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। इनको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। सिन यानी जुड़ना, सिनकार्पस। समझ गए बात को? ओके। और ये अपन को दे रखा एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर प्रत्येक स्त्री के शरीर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या काम करता है, परागकणों को एक अवतरण मंच प्रदान करता। अवतरण मंच का मतलब कि आइए यहां पर आइए आप और पराग नली का निर्माण कीजिए, यानी आप अंकुरित हो जाइए। दूसरा आता है वर्तिका। वर्तिका जो होती है वो फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कीपाकार आकृति होती है, जो कि उस पार्ट को यानी जो कि पॉलन ट्यूब वहां पर बनेगी उसको ये अंडाशय तक ले जाने का काम करती है। स्त्री केसर के आधार के ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, जो कि थर्ड पार्ट होता है, जो कि फुला हुआ भाग होता है। ओके। अंडाशय के अंदर कोष्ठक भरे होते हैं, गर्भाशय कैविटी जिसको बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं। और गर्भाशय गुहा यानी कोष्ठक के अंदर की ओर प्लेसेंटा स्थित होती है। बच्चों याद रखना क्या स्थित होती है, यहां पर प्लेसेंटा स्थित होती है। प्लेसेंटा स्थित होती है। कक्षा 11 के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्लेसेंटा की परिभाषा थी वो किस तरह से हम लोग दे रहे थे, यानी आपस में जोड़ने का काम कर रही थी। अब प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले जो दीर्घ बीजाणुधानी होते हैं सामान्यतः उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बीजांड। बीजांड जो होते हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होते हैं। एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या ए भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक बीजांड किसमें होता है, ऑब्वियस सी बात है, गेहूं हो गया, धान हो गया, आम हो गया। ठीक है, इनके अंदर एक ही बीजांड होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक बीजांड यानी बीज का निर्माण करेगा आगे जाके। ठीक है, तो गेहूं के अंदर एक ही सीड होता है, धान में भी एक ही सीड होता है, और आम की जो गुठली होती है वो भी बच्चों एक ही होती है। जिनके अंदर बहुत सारे बीजांड होंगे तो वो बहुत सारे बीज का निर्माण करेंगे। जैसे आपने पपीता का जो फल था उसको तोड़ के देखा होगा, उसमें बहुत सारे सीड निकलते हैं, बीज निकलते हैं। तरबूज, वाटरमेलन की बात करो तो उसको आपने खाया होगा तो यार मतलब जो स्वाद होता है उसको और खराब कर देता है, इतने सारे बीज होते हैं। और ऑर्किड के अंदर तो भैया छोटे छोटे बीज होते हैं जो भरे रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बीजांड ही आगे जाके क्या बनाते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। क्लियर बात है इतनी? ओके। अब आ जाओ भैया गुरु बीजाणु धानी यानी कि पूरा बीजांड के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड की स्ट्रक्चर देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, इसके अंदर बीजांड जो होती है एक छोटी संरचना के द्वारा डंठल यानी कि बीजांड वृंत के द्वारा ये जुड़ी होती है। बीजांड वृंत हम उसको बोलते हैं जो बीजांड को एक छोटे से वृंत नुमा संरचना के द्वारा जोड़ा रखता है, यानी प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत बोलते हैं। ओके। अब ये जो बीजांड वृंत जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकुलम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको, फ्यूनिकुलम। ओके, तो फ्यूनिकुलम का वह भाग जो बीजांड के शरीर से जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। आप ध्यान से देखना, ये जो नाभिका है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जब आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूं। ओके, ध्यान से देखना, ये तो पार्ट होता है फ्यूनिकुलम। फ्यूनिकुलम क्या मतलब, ये आगे कंटिन्यूसली से जा रहा है। ठीक है, जो कि इसको प्लेसेंटा से जोड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीजांड वृंत। देखो ये जो फनिकल नाम है ना, इसको हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। और ये बीजांड वृंत आगे जाके हाइलम, हाइलम क्या हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिका। अभी आपने पढ़ा भी होगा नाभिका। ठीक है, तो ये इसको जोड़ने का कार्य करता है। कुछ बीजांड के अंदर बीजांड वृंत का भाग बीजांड के पार्श्व में अतिवृद्धि कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। हालांकि इतना इसके अंदर नहीं है, उसको हम लोग रेफे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो फ्यूनिकुलम होता है, बीजांड वृंत होता है, उसके मध्य में संवन उत्तक उपस्थित होते हैं। उसके मध्य में क्या उपस्थित होते हैं बच्चों, संवन उत्तक उपस्थित होते हैं। क्लियर सी बात है? चलो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ये नाभिका, नाभिका यानी कि जो हाइलम वाला पार्ट होता है उसकी बात कर रहा है। ये जो हाइलम वाला पार्ट होता है उसकी बात कर नाभिका बीजांड और बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। देखो ध्यान से देखना, मान लो ये कोई पार्ट है, समझना ध्यान से एक बार। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये तो हो गया कौन सा वाला पार्ट, बीजांड वाला पार्ट। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, याद रखना, बीजांड वृंत, फ्यूनिकुलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होते हैं, ये फ्यूनिकुलम आगे जाकर जहां पे कनेक्ट रहता है, जहां पे जुड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, हाइलम बोलते हैं। और इंग्लिश में हाइलम, हिंदी में इसको नाभिका बोलते हैं।
आगे देखो लाइन देखना, नाभिका यानी कि हाइलम जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है हाइलम, बीजांड एवं बीजांड व्रंत, ये तो हो गया बीजांड वाला पार्ट, और ये जो हो गया बीजांड व्रंत, ठीक है, कि संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। समझना थोड़ा ध्यान से, देखना, ये होता है पार्ट, ये होता है फ्यूनिकल्स, और ये होता है बीजांड वाला पार्ट। तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, नाभिका कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। देखो डायग्राम में ऊपर मैं आपको वापस से लेके चलता हूं, यहां पर एक बार आप फिर से इसको अच्छे से देखना, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। ओके, ये पार्ट कंटिन्यू आगे चल रहा है, इसको जाने दो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फनिकल यानी कि बीजांड व्रंत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। मार्कर नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक ब्लैक वाले ले लेते हैं। इसको हमने क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। और ये क्या होता है, बीजांड है, ठीक है। तो बीजांड व्रंत और बीजांड का जो संधि स्थल होता है, दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, वो कौन कर रहा है बच्चों, याद रखना, ये जोड़ने का काम कर रहा है हाइलम। कौन कर रहा है, हाइलम। और हाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। बीजांड व्रंत और बीजांड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये हाइलम कर रहा है, ठीक है, नाभिका कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको लाइन को अच्छे से क्लियर करना, पढ़ना अच्छे से, इसको ध्यान से देखना। नाभिका यानी जो हाइलम होता है वो बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए होंगे बात को। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण, जिसको हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं, नामक जो संरक्षक आवरण होता है वो प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखना, मैं फिर से एक प्रारूपिक जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसकी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये अपन को जरूरत है। चलो बनाते हैं, थोड़ा रफली बना लेते हैं, समझ तो आप जाओगे ही। ये कैसा है आगे जाके हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अभी तो आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखना। ये हम लोगों को पता चल गया, इसको हम लोग फिनिकल बोलते हैं, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, ठीक है। मार्कर में चेंज कर लेता हूं। ओके, इसके बाहर आपको दो अध्यावरण दिख रहे हैं, एक तो ये वाला अध्यावरण, एक ये वाला अध्यावरण। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, लोग अध्यावरण बोलते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, जो अंदर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो अध्यावरण बीजांड के चारों ओर घेरे रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड द्वार ये वाला जो पार्ट होता है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, अध्यावरण यहां पर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोपाइल बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चेलेजा वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। निभाग इसको हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, यह अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे रहते हैं, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर, क्योंकि बीजांड द्वार कौन सा पार्ट होता है जहां पर ये इंटेगुमेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों ओर तरफ से घेरे रहते हैं। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत, ठीक है, माइक्रोपाइल के जो एंड होता है उसके ठीक अपोजिट वाला पार्ट, उसको हम लोग निभाग यानी चलेजा बोलते हैं, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको स्टार मार्क कर लेना। बीजांड का आधारी भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, निभाग करता है। कौन करता है बच्चों, निभाग वाला पार्ट करता है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी बीजांड काय बोलते हैं। इन दो इंटेगुमेंट से घिरा हुआ जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। न्यूक्लियस के अंदर याद रखना, आपको पता भी होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो जो एम्ब्रियो सेक होता है, भ्रूणकोश होता है, उसको ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो आहार सामग्री होती है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। तो बीजांड काय भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सेक होता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। तो बच्चों याद रखना, परागकण तो होता है नर युग्मकोद्भिद, और भ्रूणकोश जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, तो ये इसके अंदर स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक, ये वही एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर 7 कोशिका 8 केंद्रक संरचना उपस्थित होती है, जो न्यूनीकारी विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। गुरु बीजाणु से ये निर्मित होता है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन, यानी कि ये जो एम्ब्रियो सेक होता है ये बनता कैसे है। स्टार्टिंग के अंदर तो आपने ऑलरेडी इसको बना हुआ समझ लिया था, इसको एक्सप्लेन कर लिया, अच्छे से इसको कवर कर लिया। अब ये बनता कैसे है, तो गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, अच्छे से समझना। हर एक चीज हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, ये भी कौन सी होगी, मेगा स्पोर मदर सेल होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। उससे गुरु बीजाणु के बनने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर सी बात है। अर्थात बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु के निर्माण की कंप्लीट जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड का यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बीजांड द्वारी क्षेत्र से अलग होते हैं एक कोशिका। तो उनमें से एक कोशिका क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं ये कोशिका लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे कि ये मैं कोशिका लेता हूं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो बीजांड द्वारी क्षेत्र होता है, बीजांड द्वारी क्षेत्र यानी मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं मान लेता हूं माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, माइक्रोपाइल वाला साइड है, माइक्रोपाइल। अच्छे समझना इसको, ठीक है। तो इस माइक्रोपाइल वाले साइड से एक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। फोकस करते हुए चलना, एक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिसका जो जीव द्रव्य होता है वो भी सघन हो जाता है और इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये किससे गुजरती है बच्चों, याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के बाद में क्या होती है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। पॉइंट को अच्छे से समझना है, एकदम लाइन टू लाइन अपन को अच्छे से कवर अप करना है, ध्यान से देखना। अकेला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड का के बीजांड द्वारी क्षेत्र से विलग हो जाता है। ये मैंने जो माइक्रोपाइल वाला साइड लिया इसका ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ले ली। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो इससे अर्धसूत्री विभाजन से कितने कोशिका बनेगी, 4 कोशिका का निर्माण होता है। ये चारों कोशिका कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, एन होती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। कंटिन्यू समझना इसको, ये हैप्लॉइड होती है, एन होती है। अब बात करते हैं आगे हम लोग मादे गुंगोद्भिद के अंदर। तो मोस्टली जो पुष्पी पादप होते हैं उसके अंदर गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है, यानी एक ही इनके अंदर एक्टिव होता है, एक ही इसके अंदर कार्यशील होता है। अब वो कौन सी साइड वाली कोशिका जो होती है वो कार्यशील होती है, क्लियर सी बात है, अच्छे से याद रखना इसको। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना इसको। अन्य 3 जो कोशिका होती है वो अपहाशित हो जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि कौन से साइट वाली कोशिका जो होती है जो कार्यशील होती है। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु जो होते हैं वो स्त्री युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ये जो 3 कोशिका होती है वो कौन से साइट वाली रिड्यूस होती है, कौन से साइट वाली है डिजनरेट होती है। या तो होगी ये बीजाणु या तो होगी माइक्रोपाइल वाली साइट या फिर चेलेजा वाली साइट। तो इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, याद रखना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको कि जो चारों बीजाणु जो बनते हैं, चारों गुरु बीजाणु में से 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो कौन सी साइड वाले नष्ट होते हैं, ये माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो माइक्रोपाइल वाले साइड के तीनों जो सेल होती है हैप्लॉइड वाली ये तो नष्ट हो जाएंगी, ये नष्ट हो जाती है। बची हुई जो चेलेजा वाली इधर वाले साइड कौन सी होगी, फिर चेलेजा वाली। तो चेलेजा वाली जो साइड जो कोशिका होती है वो विकसित होती है, आगे जाकर एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है, यानी कि गुरु बीजाणु मादे युग्मकोद्भिद का ये निर्माण करती है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक को हम लोग क्या बोलते हैं, मादे युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। तो बच्चों इसके अंदर आपको ऐड करना है कि जो 3 कोशिका अपविकसित होती है, अपविकसित यानी रिड्यूस होती है, खत्म होती है, वो कौन सी साइड वाली होती है, याद रखना, ये माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर स्थित जो होती थी वो कोशिका नष्ट हो जाती है। और जो कार्यशील कोशिका होती है वो कौन सी होती है, चेलेजा वाली साइड। तो जो केवल जो चेलेजा वाली साइड की जो कोशिका होती है वही कार्यशील होती है, जो आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। अकेले गुरु बीजाणु में भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सेक के बनने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीजाणुज विकास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बच्चों, याद रखना, एक बीजाणु विकास कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब ध्यान से देखो, समझते हो चलना। ये एक कोशिका रही है, वो कौन से, चेलेजा वाले साइड की कोशिका रहेगी। अब देखो न्यूक्लियस की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। इन सभी की जो गुणिता होती है वो क्या होती है, तो मोस्टली आप लोगों को पता चल गया होगा, सूत्र गुणिता आप लोग पता कर लेना। आइए भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक के निर्माण का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं, बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे और हर एक चीज को हम लोग अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। ध्यान से देखना, अब ये
न्यूक्लियस वाला पार्ट है जिसके अंदर हमको क्या बनाना है बच्चों, याद रखना, इसके अंदर बनाना है हमको एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूण कोश हमको बनाना है। अब इस न्यूक्लियस वाले के अंदर आपको पता है एक कोशिका थी वो रह जाती है, जो कि कौन से वाले साइड के रह जाती है, चेलेजा वाले साइड की रह जाती है। कौन से वाले साइड की, निभाग वाली जो साइड होती है वहां की कोशिका एक रह जाती है। फोकस करते हो चलना अच्छे से, रह गई। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट कौन सा, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके अंदर ये जो कोशिका होती है ये अपने आकार में बड़ी हो जाती है। ये कोशिका अपने आकार में बड़ी हो, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं फिर आप इसकी रीडिंग लगाना। ये अपने आकार में बड़ी हो गई कोशिका, क्या हो गई है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। ये सेंटर वाली एक जो कोशिका बची हुई थी ये अपने आकार में बड़ी हो गई। इसके अंदर एक केंद्रक है, क्या इसके अंदर एक केंद्रक। सबसे पहले इस केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इस समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 केंद्रक बन जाएंगे। अभी तक कोशिका एक ही है, याद रखना, इसके अंदर केंद्रक 2 बन गए, है ना। कोशिका द्रव वही है, बस केंद्रक का विभाजन हुआ है। ओके, अब ये जो दोनों केंद्रक होते हैं ये इस कोशिका के कोशिका द्रव में अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ ये चले जाते हैं। वहां जाने के बाद में फिर से इसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो 1 से 2 बनेंगे, इधर भी 1 से 2 बनेंगे। अगेन फिर से इसके अंदर एक और समसूत्री विभाजन होता है, तो इसके अंदर 1 से कितने बन गए, मतलब 2 से 4 बन गए, तो इधर भी क्या हो गया, 2 से 4 बन गए। इसके बाद क्या होता है, इन चारों में से एक एक केंद्रक जो होते हैं वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं। एक एक केंद्रक जो आता है वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद इनके अंदर कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है। इनके अंदर कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर आपने ध्यान से देखा होगा, पहले तो समसूत्री विभाजन हो रहा है यहां पर 1, उसके बाद समसूत्री विभाजन हो रहा है यहां पर 2, फिर हो रहा है 3। तो टोटल कितने समसूत्री विभाजन हुए, 3 समसूत्री विभाजन यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये केवल केंद्रक के अंदर हो रहा है, कोशिका के अंदर नहीं हो रहा। ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियाई, ये केंद्रकीय विभाजन होता है, केंद्र का समसूत्री विभाजन है। फोकस करना इस वर्ड को, चलो पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखना। गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक की अवस्था बनती है जो कि विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट। ओके, तो भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक की जो रचना करते हैं, आगे जाकर ये फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे तो 4 केंद्र की अवस्था बनेंगे। उसके बाद अगेन करेंगे तो ये 8 केंद्र की अवस्था बन गई। केंद्र की अवस्था बता रहा हूं मैं। अब भ्रूण कोश की संरचना यही करते हैं। आगे क्या करेंगे, ये देखो, पहले तो हम लोग सीधी सीधी बात करें कि इनके अंदर मुक्त केंद्र की जो क्लीवेज है, डिवीजन है, वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद केंद्र के विभाजन के तुरंत बाद ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, कोशिका भित्ति के, अब ध्यान से देखना, ये कहना क्या चाह रहा है कि प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक केंद्र के अंदर चारों ओर कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है और वो सघन हो जाता है। उसके बाद ही क्या हो जाता है, यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 8 तो न्यूक्लियर संरचना होगी, 8 क्या है, इसके अंदर केंद्रक होती है, और उसके बाद कोशिका भित्ति इसके अंदर बन जाती है। कोशिका द्रव जो होता है वो सघन होकर इस केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद या फिर एम्ब्रियो सेक। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, याद रखना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। 7 तो है कोशिका, 7 तो है कोशिका और 8 है केंद्रक। जो सेंटर वाला जो केंद्रक उसको बोलते हैं ध्रुवीय न्यूक्लिय, पोलर न्यूक्लिय बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लिय बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये अपन को फिर से बता रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ये बीजांडकाय वाला पार्ट हो गया। बीजांडकाय किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। बीजांडकाय वाला पार्ट हो गया। ये जो एरो का निशान होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोपाइल को। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये रहा, देखो बीजांड द्वार का शीर्ष, यानी इस साइड क्या है, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार उपस्थित होता है। इस साइड क्या है, बीजांड द्वार उपस्थित होता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें से एक कोशिका वृद्धि करती है, एक कोशिका जो होती है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 गुरु बीजाणु के अंदर डिवाइड हो जाती है। चारों गुरु बीजाणु जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। 4 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 गुरु बीजाणु का निर्माण कर लिया। इन 4 गुरु बीजाणु के अंदर से याद रखना 3 गुरु बीजाणु तो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कौन से वाले, ये वाले। कौन सी साइड वाले, कौन सी साइड वाले नष्ट हो जाते हैं बच्चों, याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था। ये नष्ट हो जाते हैं माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार वाले जो स्थान है, यानी बीजांड द्वार के साइड वाले जो 4 में से 3 जो लघु बीजाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो निभाग वाला गुरु बीजाणु होता है वो रह जाता है। ये है निभाग की साइड, मैं इधर लिख देता हूं। तो ये एक लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जो होता है वो सर्वाइव करता है। मेगा स्पोर जो होता है ये सर्वाइव करता है। अब इसके अंदर वृद्धि होती है, इसकी कोशिका के अंदर
एक बार केंद्र का विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन, तो केंद्र कितने बन गए? 2। ये अपोजिट पोल की तरफ चले गए, फिर से अगेन होगा तो 2 से 4, फिर 4 से 8। तो 8 में से 2 केंद्रक जो होते हैं वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं, बाकी जो 3 केंद्रक होते हैं वो अपोजिट पोल के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर जो कोशिका द्रव होता है वो सघन हो जाता है और उनके बाहर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कितनी कोशिका बन गई? देखो 3 कोशिका इधर बन गई, 3 कोशिका इधर बन गई, और ये होता है पोलर न्यूक्लियस यानी कि ध्रुवीय केंद्रक जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, ये जो माइक्रोपाइल वाला साइड होता है, देखो माइक्रोपाइल, देखो ये जो एरो आ गया ये कौन सा है? माइक्रोपाइल वाला साइड, यानी कि ये है इधर बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ये होता है निभाग वाला साइड। तो बीजांड द्वार के साइड जो आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं, इधर होती है एक तो एक सेल यानी कि अंड कोशिका होती है, और 2 होती है सहायक कोशिका होती है। इन तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं एक अपरेटस बोलते हैं, ठीक है ना, एक अपरेटस बोलते हैं। जस्ट इनके अपोजिट यानी निभाग वाली साइड जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिका, और सेंटर के अंदर होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है। इतना क्लियर हो गया? सेंटर में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। विशिष्टतापूर्ण कैसे? कि आपने देखा होगा कितना अच्छे से अरेंजमेंट इनका हो चुका है। जो बीजांड द्वारी सिरे होते हैं उन पर 3 कोशिका होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक अपरेटस बोलते हैं या फिर समुच्चय बोलते हैं। ओके, जिनके अंदर अंड कोशिका होती है और 2 होती है इनके अंदर सहायक कोशिका होती है। ओके, बीजांड द्वार की छोर जिसे हम लोग तंतु रूपी समुच्चय बोलते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे, जो कि किसको डिनोट करती है? यही जो तंतु रूपी समुच्चय होती है, जो पराग नली होती है, पोलन ट्यूब होती है, उसको ये अपनी तरफ लाने का काम करती है, क्योंकि ये कुछ रसायन स्त्रावित करते हैं जिनके द्वारा जो पराग नली होती है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होती है। किसके द्वारा होती है? तंतुरूपी समुच्चय। तभी तो हम लोग इनको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। यहाँ पे केमिकल स्टिमुलेट होते हैं जिनके द्वारा पराग नली वृद्धि करती है और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर होती है। क्लियर सी बात है? ओके, देन हम लोग बात करते हैं चलेजा यानी निभाग वाली जो साइड होती है उसकी ओर बात करें तो वहां पर होती है 3 एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका होती है। क्लियर सी बात है? और सेंटर के अंदर होता है पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है, जिसमें कोशिका तो एक है लेकिन केंद्रक 2 है। इस प्रकार एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, बच्चों याद रखना, एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 तो कोशिका है, क्या है? 7 कोशिका और 8 केंद्रक है। तो 7 कोशिका 8 केंद्रक, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। मैंने मादा युग्मक नहीं बोला है, ठीक है, फीमेल गैमिट नहीं बोल रहा, मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और नर युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद परागकण को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? परागकण को बोलते हैं, जिसके अंदर एक तो होती है जनन कोशिका और एक होती है कायिक कोशिका, ठीक है। तो ये मतलब हाफ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने इसका कवर कर लिया है, ओके, अच्छे से। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हमने सब कुछ कंसिस्ट कर दिया तो 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप भी कहीं ना कहीं फिर इतने लंबे समय तक देखोगे तो बोर हो जाओगे। तो हम 1 घंटे का फिर से अदर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए चैनल को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं चैप्टर्स को लेके। ओके, काफी स्टूडेंट ने यह भी कहा है कि जो केमिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी वाली, वो भी हम लोग बुक से अच्छे से आप लोगों को कवर करवाए, ताकि आपका जो जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीटली कंसिस्ट कवर हो सके, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा केमिस्ट्री को भी आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।